नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं भोपाल राज्य पर। मध्य भारत की एक कह सकते हैं अहम रियासत थी। बिल्कुल, और इसके भारत में शामिल होने की कहानी काफी पेचीदा और नाटकीय मोड़ों से भरी हुई है। हाँ, कैसे भोपाल एक रियासत से पहले पाटसी राज्य बना और फिर आगे चलकर न सिर्फ मध्य प्रदेश का हिस्सा बना बल्कि उसकी राजधानी भी। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद है भोपाल के इस अनोखे रास्ते को समझना, मतलब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। यही शुरुआत करते हैं भोपाल की अहमियत से। ये मध्य भारत की, शायद हैदराबाद के बाद, सबसे प्रमुख मुस्लिम रियासत थी। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण। इसकी नींव करीब 1708-9 में एक अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद ने रखी थी। अच्छा। और फिर 1818 में अंग्रेजों के साथ इनकी एक औपचारिक संधि हुई, जिससे राज्य की सीमाओं और अधिकारों को एक तरह से सुरक्षा मिली। हाँ, और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि 1844 से लेकर 1926 तक, यानी लगभग 80 साल। 80 साल। हाँ, यहाँ 3 शक्तिशाली बेगमों का शासन रहा। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। जी, आखिरी नवाब थे सर हमीदुल्लाह खान, जो 1926 में गद्दी पर बैठे। रियासतों की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा था। हाँ, सुना है चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी रहे वो। बिल्कुल, 2 बार, 1931-32 और फिर 1944-47 में। कहा जाता है कि उनका प्रभाव उनके राज्य के आकार या आमदनी से कहीं ज्यादा था। आइए इस पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। आजादी के ठीक पहले, मतलब विलय को लेकर नवाब साहब का नजरिया क्या था? उनका क्या सोचना था? देखिए, नवाब हमीदुल्लाह खान रियासतों की आजादी के कह सकते हैं कट्टर हिमायती थे। अच्छा। उन्होंने अप्रैल 1947 में कैबिनेट मिशन के सामने बिल्कुल साफ कर दिया था कि रियासतें अपनी ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता बनाए रखना चाहती हैं और ब्रिटिश भारत दखल ना दे। हाँ, कि उनके अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो एक तीसरे भारत का विचार भी सामने रखा था। तीसरे भारत मतलब रियासतों का एक ऐसा समूह जो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग और समानांतर हो। वो केंद्र में एक ढीले ढाले संघ के पक्षधर थे। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो जो सर्वोच्च सत्ता थी, पैरामाउंट सी, जी, पैरामाउंट सी, वो किसी भी भारतीय सरकार को नहीं सौंपी जानी चाहिए। बिल्कुल, उनका रवैया इतना सख्त था कि वो 25 जुलाई 1947 की उस अहम बैठक में शामिल तक नहीं हुए जिसमें बाकी राजाओं को विलय के लिए मनाया जा रहा था। हाँ, उनका वो मशहूर जुमला याद है कि उन्हें ऐसे दावत दी जा रही है जैसे CPO को वॉलरस और कारपेंटर चाय पर बुला रहे हो। हाँ, बिल्कुल वही। ये उनके कड़े विरोध को दिखाता है। बिल्कुल, उनका मानना था कि भोपाल भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन सकता। तो वो क्या चाहते थे? दोनों से संधि? हाँ, उनकी कोशिश थी कि वे दोनों डोमिनियन के साथ अलग अलग संधि करें, न कि किसी एक में शामिल हों। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये है कि भोपाल के विलय में कुछ खास दिक्कतें थीं जो इसे दूसरे राज्यों से अलग करती थी। अच्छा, क्या थी वो? पहली बात, भोपाल शहर में मुसलमानों की काफी बड़ी आबादी थी, तो एकीकरण की प्रक्रिया में इस आबादी का विश्वास जीतना और उन्हें आश्वस्त करना बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो एक नाजुक मामला रहा होगा। और दूसरी बड़ी चुनौती? दूसरी चुनौती थी भोपाल राज्य की सेना। इसमें ज्यादातर सैनिक मुस्लिम थे और उनमें से कई तो पाकिस्तान से आए थे। ओहो। तो आजादी और विलय के बाद इस सेना को भंग करना
और सैनिकों का समायोजन करना एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक काम था। हाँ, जिसे बड़ी सावधानी से निपटाना जरूरी था। बिल्कुल। इसी तरह राज्य की सरकारी सेवाओं, खासकर पुलिस बल में भी मुस्लिमों का भारी बहुमत था। तो उसमें भी बड़े बदलावों की जरूरत थी। जी हाँ, संतुलन बनाने के लिए। और जहां तक भौगोलिक स्थिति की बात है, उसका हाँ, क्या असर पड़ा? हाँ, वो भी एक अहम फैक्टर था। भोपाल भले ही एक अहम रियासत थी, लेकिन ये चारों तरफ से मराठा पृष्ठभूमि वाले राज्यों से घिरी हुई थी। हाँ, और साथ ही ये भारत के मुख्य रेल और सड़क मार्गों के एकदम केंद्र में स्थित थी। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। बहुत ज्यादा। इस वजह से भारत सरकार के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। इसे अलग थलग नहीं छोड़ा जा सकता था। तो जाहिर है इन सब वजहों से भोपाल का विलय आसान नहीं रहा होगा। सुना है वीपी मेनन को कई चक्कर लगाने पड़े थे भोपाल के। हाँ, कई बार मेनन साहब को कई बार भोपाल जाना पड़ा। बताते हैं कि नवाब साहब हर छोटी से छोटी बात पर बहुत गौर करते थे। अच्छा, जैसे बातचीत में तय हुई हर अस्थाई बात को भी लिखित रूप में चाहते थे और उस पर बाकायदा उनके दस्तखत होते थे, तब जाकर बात आगे बढ़ती थी। अरे बाप रे, तो प्रक्रिया काफी लंबी खिंची होगी। हाँ, काफी। लेकिन फिर इस गतिरोध को तोड़ने में लॉर्ड माउंटबेटन की क्या भूमिका रही? सुना है उनकी और नवाब की पुरानी दोस्ती थी। बिल्कुल। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो माउंटबेटन का दखल यहाँ निर्णायक साबित हुआ। नवाब हमीदुल्लाह खान से उनकी पुरानी और काफी गहरी दोस्ती थी। अच्छा। इसी निजी रिश्ते का इस्तेमाल करके माउंटबेटन ने आखिरकार नवाब को विलय के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। अब बात और भी रोचक हो जाती है। वो मशहूर गुप्त समझौते वाली बात क्या थी, जिसके बारे में काफी चर्चा होती है? हाँ, ये किस्सा वाकई दिलचस्प है। माउंटबेटन ने 11 अगस्त 1947 को नवाब को एक निजी खत लिखा। जी। इसमें उन्होंने एक अनोखी पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर नवाब 14 अगस्त की आधी रात से पहले विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हाँ, रक्षा विदेश संचार वाले मामले, जी, और स्टैंड स्टिल समझौते यानी मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने का करार, हाँ, इन दोनों पर दस्तखत करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंप दें तो वे इन कागजात को अपने निजी सेफ में बंद रखेंगे। अच्छा, और उन्हें स्टेट्स डिपार्टमेंट को कब तक नहीं सौंपेंगे? 25 अगस्त तक। माउंटबेटन ने वादा किया कि वे ये कागजात स्टेट्स डिपार्टमेंट को तभी देंगे जब नवाब खुद इसकी इजाजत देंगे या फिर 25 अगस्त की तारीख आ जाएगी। और ये भी कहा कि मन बदल जाए तो वापस दे देंगे। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर 25 अगस्त तक नवाब का मन बदल गया और वे विलय नहीं करना चाहते तो वे ये कागजात उन्हें चुपचाप वापस लौटा देंगे। वाह, ये तो कमाल की पेशकश थी। पूरी तरह गोपनीय रखने की शर्त भी थी शायद। हाँ, माउंटबेटन ने जोर देकर कहा कि इस पूरी व्यवस्था को एकदम गुप्त रखा जाएगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या उस दौर की अनिश्चितता में इस तरह के व्यक्तिगत वादे और गुप्त समझौते जरूरी हो गए थे? हाँ, या ये सत्ता का एक अलग तरह का खेल था। खैर, जब नवाब ने देखा कि ज्यादातर राजा महाराजा भारत में शामिल हो रहे हैं, हाँ, तो दबाव बढ़ गया होगा। बिल्कुल, तो उन्होंने एक और कोशिश की। उन्होंने पूछा कि क्या वे सिर्फ स्टैंड स्टिल समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं बिना विलय पत्र पर किए। लेकिन वो मुमकिन नहीं था। नहीं, उन्हें साफ बता दिया गया कि ये मुमकिन नहीं है। आखिरकार इस तरह काफी मान मनावल और कह सकते हैं इन गुप्त समझौतों के बाद भोपाल ने भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विलय के बाद भी भोपाल में शांति नहीं आई, है ना? कुछ आंदोलन वगैरह हुए? बिल्कुल नहीं। विलय होते ही राज्य के अंदर जिम्मेदार सरकार की मांग उठने लगी। मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार? हाँ, साथ ही पड़ोसी राज्य मध्य भारत में भोपाल के विलय के लिए भी जोरदार आंदोलन शुरू हो गए। भोपाल की जनता अब नवाब के शासन से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहती थी। तो इन आंदोलनों का नवाब और केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ा? क्या बातचीत फिर से शुरू हुई? हाँ, जनवरी 1949 तक हालात काफी बिगड़ गए। नवाब ने खुद सलाह के लिए सरदार पटेल को खत लिखा। अच्छा। इसके बाद वीपी मेनन फिर भोपाल गए। इस बार उन्होंने नवाब से टूक कहा कि भोपाल अब एक अलग इकाई के रूप में नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र के साथ इसकी गहरी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक समानताएं हैं, इसलिए इसे मध्य भारत में मिला देना ही सबसे सही रास्ता है। उस समय तो ऐसी भी खबरें थी कि नवाब ने गद्दी छोड़ने तक का मन बना लिया था। हाँ, एक मोड़ पर नवाब इतने दबाव में आ गए थे कि उन्होंने गद्दी छोड़ने यानी एब्डिकेशन पर भी विचार किया। मंत्रालय इस्तीफा दे दे और नवाब कुछ समय के लिए सीधे प्रशासन संभाल लें ताकि विलय की प्रक्रिया शांति से पूरी हो सके। और नवाब मान गए? काफी सोच विचार के बाद नवाब इस अंतरिम व्यवस्था के लिए तैयार हो गए।
और फिर एक सरकारी घोषणा भी हुई थी, कोई विज्ञप्ति जारी हुई? हाँ, एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि नवाब अस्थायी तौर पर प्रशासन संभालेंगे, विलय के पक्ष और विपक्ष में चल रहे सभी आंदोलन रोक दिए जाएंगे और मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन नवाब ने यहाँ भी एक शर्त रखी थी शायद। हाँ, उन्होंने जोर दिया कि भोपाल के मध्य भारत में विलय की कोई भी अंतिम घोषणा तब तक ना की जाए जब तक बड़ौदा, कोल्हापुर, त्रावणकोर और कोचीन जैसी दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों का भविष्य तय नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब वो अभी भी मोल भाव के लिए कुछ और समय चाहते थे। हाँ, शायद यही बात थी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? केंद्र सरकार ने आखिर क्या रास्ता अपनाया? मध्य भारत में विलय हुआ या कुछ और? आखिरकार केंद्र सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने भोपाल को तुरंत मध्य भारत में मिलाने का फैसला कह सकते हैं टाल दिया। तो फिर क्या किया? इसकी जगह एक अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था अपनाई गई। तय हुआ कि भोपाल को सीधे केंद्र सरकार के अधीन एक चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया जाएगा। चीफ कमिश्नर प्रांत? मतलब ये पार्ट सी राज्य बना? हाँ, बिल्कुल। सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक यानी चीफ कमिश्नर द्वारा शासित क्षेत्र। और इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई? क्या ये नवाब को खुश रखने के लिए था? मुख्य वजह वही बताई गई, भोपाल की मुस्लिम आबादी को आश्वस्त करना और उन्हें नए निजाम में सहज महसूस कराना। सरकार को लगा कि कुछ समय तक सीधे केंद्रीय शासन में रहने से राज्य में स्थिरता आएगी और एकीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ये एक तरह से विलय को टालने का तरीका था, लेकिन इसे स्थिरता लाने के कदम के तौर पर पेश किया गया। तो इसके बाद आया अंतिम भोपाल विलय समझौता। ये कब हुआ और इसकी खास बातें क्या थीं? क्योंकि इसमें भी कुछ अनोखी बातें थीं। जी हाँ, भोपाल विलय समझौते पर नवाब हमीदुल्लाह खान ने 30 अप्रैल 1949 को दस्तखत किए। अच्छा। और 1 जून 1949 से एक चीफ कमिश्नर ने राज्य का प्रशासन संभाल लिया। यहाँ कुछ बातें वाकई बहुत ध्यान देने लायक हैं। बताइए। सबसे पहले अधिकारों का समर्पण। नवाब ने भोपाल पर शासन करने के सारे अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दी। ये तो सामान्य था। हाँ, फिर प्रीवी पर्स। नवाब का प्रीवी पर्स 11 लाख रुपए सालाना तय किया गया। 11 लाख? ये तो 10 लाख की सीमा से ज्यादा था। हाँ, यह उन गिने चुने मामलों में से था जहां प्रीवी पर्स 10 लाख रुपए की तय सीमा से ज्यादा था और इसे बिना किसी तय फॉर्मूले के बातचीत के आधार पर तय किया गया। अच्छा। खास बात यह कि इसमें से 1 लाख रुपए उनकी सबसे बड़ी बेटी, जो उनकी वारिस भी थीं, के लिए अलग से रखे गए थे। और ये भी सुना है कि ये फैसला लेते वक्त स्थानीय नेताओं से नहीं पूछा गया। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। भोपाल उन केवल 3 रियासतों यानी हैदराबाद और पटियाला के साथ में से एक था जहां प्रिवी पर्स की रकम तय करते समय राज्य के किसी जिम्मेदार मंत्रालय या लोकप्रिय नेताओं से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये सीधे नवाब और केंद्र सरकार के बीच तय हुआ? बिल्कुल। इससे नवाब के रसूख और केंद्र सरकार की उन्हें लेकर शायद अहमियत का अंदाजा लगता है। और उत्तराधिकारियों के लिए भी गारंटी थी? हाँ, समझौते में नवाब के उत्तराधिकारियों के लिए भी 9 लाख रुपए सालाना प्रिवी पर्स की गारंटी दी गई, वो भी बिना किसी समय सीमा के। बाप रे। और रेलवे से भी कुछ आए थी? जी, भोपाल स्टेट रेलवे में नवाब के जो निवेश थे उनसे उन्हें सालाना 5,55,000 रुपए की आय का भी वादा किया गया था। अच्छा खासा इंतजाम था। और निजी संपत्ति का क्या हुआ? ये एक और अनोखी बात। बाकी रियासतों के विलय में अक्सर निजी और सार्वजनिक संपत्ति का बंटवारा एक न्यायिक अधिकारी करता था। हाँ। लेकिन भोपाल के मामले में नवाब ने खुद बातचीत करके अपनी निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का अंतिम बंटवारा तय करवाया। खुद ही? ये तो बड़ी बात है। हाँ, हालांकि उनकी मां द्वारा उन्हें दी गई कुछ जागीरों को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन सरदार पटेल के अंतिम फैसले के बाद वे उन्हें सौंपने पर राजी हो गए। और पुराने अधिकार, विशेषाधिकार? समझौते में ये भी साफ लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले भोपाल के शासक के तौर पर नवाब को जो भी व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार, छूट और सम्मान मिलते थे, वे सब उन्हें आगे भी मिलते रहेंगे। और उत्तराधिकार? ये भी तय हुआ कि भोपाल की गद्दी का उत्तराधिकार राज्य के मौजूदा कानून भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के तहत ही तय होगा और समझौते के तहत मिले अधिकार और विशेषाधिकार उनके वारिसों को भी मिलेंगे। एक और बात थी शायद कोर्ट जाने की। हाँ, शुरू में नवाब चाहते थे कि समझौते से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा फेडरल कोर्ट करे, लेकिन मेनन साहब नहीं माने। हाँ, पीपी मेनन ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि ये राजनीतिक मामले हैं और इनका फैसला अदालत में नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह भोपाल एक चीफ कमिश्नर प्रांत बन गया, सीधे केंद्र के शासन में, पार्ट सी राज्य। हाँ, लेकिन इस समझ के साथ कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है, तय हुआ कि कम से कम 5 साल बाद इसकी स्थिति का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। मकसद वही स्थिरता लाना था। बिल्कुल, केंद्रीय प्रशासन के तहत राज्य में पूरी तरह स्थिरता आ जाए। और आखिरकार जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जी, तब भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। और सिर्फ मिलाया ही नहीं गया, बल्कि इसे नए बने विशाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। ये भोपाल के सफर का एक बेहद अहम और शायद कह सकते हैं अप्रत्याशित मोड़ था। हाँ, एक रियासत जो भारत में शामिल होने में इतनी हिचकिचा रही थी, आखिरकार एक बड़े राज्य की राजधानी बन गई। तो ये थी भोपाल के विलय की कहानी, एक प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी नवाब, राज्य का रणनीतिक महत्व, मुस्लिम आबादी और सेना से जुड़ी वो खास चुनौतियां। हाँ, और विलय का वो लंबा और जटिल रास्ता, माउंटबेटन का वो गुप्त समझौता, और आखिरकार चीफ कमिश्नर प्रांत के रास्ते मध्य प्रदेश की राजधानी बनने तक का सफर, वाकई उतार चढ़ाव से भरपूर दास्तान है। बिल्कुल। भोपाल का मामला दिखाता है कि भारत का एकीकरण सिर्फ कोई कानूनी या प्रशासनिक कवायद नहीं थी। इसमें व्यक्तिगत रिश्ते, राजनीतिक दांवपेंच, जनसांख्यिकीय चिंताएं, अंदरूनी दबाव और रणनीतिक सोच सब कुछ शामिल था। हाँ, ये बात तो है। चीफ कमिश्नर प्रांत का दर्जा भले ही एक अस्थायी समाधान था, लेकिन इसने एक बड़े राज्य के सुचारू निर्माण का रास्ता जरूर खोला, ऐसा कह सकते हैं। आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। क्या भोपाल जैसे राज्यों के लिए चीफ कमिश्नर प्रांत का दर्जा देना सिर्फ एक राजनीतिक मोलभाव या तात्कालिक जरूरत थी, या इसने वाकई सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और अंतिम एकीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने में एक जरूरी भूमिका निभाई? इस पर विचार कीजिएगा।